बिहार की वही स्थिति है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर खाजा टके शेर भाजी, टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाला स्थिति है। कोई माई बाप नहीं है इस राज्य का। काठ की हाड़ी को दोबारा रखने का प्रयास है और काठ की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ता, ये इन लोगों के लिए खतरनाक होगा इस बार। चलिए, तो जातीय जनगणना आप किनके लिए करवा रहे हैं? उसी समाज के लिए ना करवा रहे हैं जिसको आप कहते हैं कि हजारों साल से शोषित और पीड़ित है। तो उनके छात्रवृत्ति का 8,800 करोड़ कहां चला गया? कौन सा पुल बना जो हवा में उड़ गया वो पैसा? ये लोग का अपना बेरोजगारी का ये पैकेज है। ये जितने भी नेता हैं ये खुद लग रहा है कि हम बेरोजगार हो जाएंगे आगे, या फिर हम 2024 या 25 का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, उसके लिए ये पैकेज निकाला गया है। ये कोई बिहारी लोगों के कल्याण के लिए नहीं है। जिसको जो मन वो कर रहा है अपना हित साधने के लिए। बिहार की जनता भाड़ में जाए, किसी को लेना देना नहीं है। ये सब बहाना है। देखिए, ये सारा बिहार में पॉलिटिक्स चल रहा है और इसमें नीतीश कुमार को 2024 में कैसे वो पीएम के उम्मीदवार बनेंगे ये उनका है, और तेजस्वी यादव का है कि कैसे हम जो है बिहार के सीएम बने रहे और हमारा जाति जो है हमसे इंटैक्ट रहे। इस 19 लाख रोजगार का आपने वादा किया था, जो आपके पार्टी के और आपके गठबंधन के मैनिफेस्टो में था, वो कहां चला गया? और क्या ये जातिगत जनगणना जो सरकार है वो बिहार की जनता से कोई प्लेबिसाइट कराया गया क्या? कोई रायशुमारी कराई गई थी क्या? कि बिहार की जनता से आपने घूम घूम कर पूछ लिया कि हाँ भाई आपको जातीय जनगणना? मैं दावे के साथ कह सकता हूं हिमांशु, अगर ये दूर सुदूर किसी गांव में चले जाएं और किसी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से बोले कि जातीय जनगणना हो रहा होगा, उनको पता भी नहीं होगा जातीय जनगणना क्या होता है। क्या किए ये 15 साल में बिहार में, और किस आधार पर ये कहते हैं कि डेवलपमेंट होगा? कितना यादव का कल्याण हुआ? कितना यादव के लिए जो है 15 साल में ये योजना चलाए हैं, ये बता दे हमको। एक भी योजना जो हो यादव जाति के लिए चलाए है 15 साल शासन करके, या मुसलमान के लिए चलाए हो या दलित के लिए चलाए हो, तो मैं मानूं। पहले एक भाषण में भी उन्होंने बोला है आज तक मैनिफेस्टो क्या होता है, कोई 2020 में तेजस्वी ने बताया। उससे पहले मैनिफेस्टो क्या होता है कोई राजद वाले जानते हैं, लालू यादव जानते हैं। ये 500 करोड़ किसका पैसा है? ये यहीं के मजदूर किसान का टैक्स है। ये हमारा आपका टैक्स है, जो सैलरी हमें मिलता है उसे कट जाता है टैक्स, वो पैसा है, हर बिहारी का पैसा है भाई। यहाँ पर जो है ना खेल चल रहा है, केवल बिहार को जाति में ही बांट के रखो। ये जो जितने भी दबे कुचले वंचित ये सब जो सब प्रयोग करते हैं, अगर ये ही खत्म हो जाएगा तो ये पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? जातीय जनगणना में अगर इनके मन मुताबिक आंकड़ा नहीं आया तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं होने जा रहा है। 2020 के बाद नीतीश कुमार केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और सबसे बुरा बात है कि बाकी दोनों जो बड़ा दल है आरजेडी और बीजेपी, इनका पिछलग्गू बना हुआ है। बिहार खुद जातीय हिंसा से प्रभावित रहा है। बड़ा मुश्किल से ये जातीय हिंसा जो है बिहार में रोक लगा हुआ है, फिर इसे जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। अब जाति के आधार पर होगा, सब जगह जाति जाति बात चलेगा। जातीय जनगणना बिहार में नहीं होगा, ये देख लीजिएगा, बीजेपी ही नहीं होने देगी। जातीय जनगणना को लेकर बिहार की सियासत में गहमागहमी मची हुई है। पहले ये बात चल रही थी कि कौन इसके पक्ष में है विपक्ष में है, उसके बाद अब श्रेय लेने का होड़ है कि हमारे वजह से जातीय जनगणना हुआ, तो बीजेपी कह रही है कि हम इसके विरोध में थे ही नहीं। तो जातीय जनगणना पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और फरवरी 2023 में बकायदा जो है ये पूरी गिनती पूरी हो जाएगी। यानी आप समझ सकते हैं कि श्रीमती इस मसले को लेकर कितना गंभीर है। लेकिन आज हम बात करेंगे, हमारे साथ सहयोगी आदेशपुरी जी हैं, उदित जी हैं, बात करेंगे जातिगत जो जनगणना होने वाला है इसका क्या कुछ फायदा है, क्या कुछ नुकसान है। उदित जी, पहला सवाल है कि नीतीश जी काफी एक्शन मोड में है। यहाँ बहाली जो है 8 साल में क्लियर नहीं होता है, लेकिन परसों वो कहते हैं कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। कल कैबिनेट बैठक हुआ और अब कह दिए कि 500 करोड़ रुपया खर्च होगा, फरवरी 2023 में जातीय जनगणना कंप्लीट हो जाएगा। क्या कहेंगे आप, क्या टेक है आपका? देखिए, बहाली वाले मुद्दे पर तो आदेशपुरी बताएंगे और एक छोटा सा सुधार करूंगा आपके ओपनिंग रिमार्क में। 31 मार्च 2023 तक का समय है, फरवरी नहीं, 1 महीना और उसको बढ़ा दीजिए। 31 मार्च 2023 तक का समय है, मतलब अभी से आप 9 महीना मान लीजिए कि 9 महीने में ये काम हो जाएगा। और बिहार की आबादी देखिए, आपको बता दें कि 1931 में जो जातीय जनगणना हुआ था, उस जनगणना को कराने के लिए भी 2 साल का समय लगा था, जबकि बिहार की आबादी मात्र 3 करोड़ 30 लाख थी और सिस्टम अंग्रेज चला रहे थे, मतलब सिस्टम में कहीं लूपहोल नहीं था, तब उनको 2 साल लग गया था। और अब नीतीश कुमार उस बिहार की जनगणना कराने जा रहे हैं जिसकी आबादी करीब 14 करोड़ हो गई है। अब आंकड़ा एग्जैक्टली नहीं पता, 12 से 14 करोड़ के बीच में है, मतलब तब से 4 गुना 4.5 गुना आबादी बढ़ गई है और समय जो है वो उसको आधा से भी कम कर दिए हैं। तो पहला तो प्रश्न यही उठेगा कि क्या ये सफल होंगे। अब देखिए, इसके लिए जो आमिर सुबहानी है बिहार के मुख्य सचिव, कल उन्होंने बजाते प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये पूरी जानकारी दी कि जातीय जनगणना कैसे होगा, किस मॉडल पर होगा।
स्थानीय प्रशासन को ये काम जो है वो दे दिया गया है। मतलब 38 जिले जो हैं बिहार में, 38 जिले के जो जिला अधिकारी होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, वो नोडल अधिकारी बनेंगे। और उसके बाद प्रखंड स्तर पर जो बीडीओ होंगे, एसडीओ होंगे, हाँ एक फायदा होगा कि कुछ लोगों को 9-10 महीने के लिए रोजगार मिल जाएगा, ये बात है। लेकिन 9-10 महीने के रोजगार से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वाले, वही कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, आप कहिए कि बस इसी तरह कुछ पगार देकर ये काम करा लिया जाएगा। 500 करोड़ रुपया खर्चा करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। 500 करोड़ बिहार का खर्च होगा जातीय जनगणना में। ठीक है, अगर इसका हम राजनीतिक दृष्टिकोण हटा दें तो भी ये, अगर मान लिया जाए कि इसका कुछ फायदा निकलेगा तो 500 करोड़ रुपया आप खर्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल नीतीश कुमार से ये रहेगा कि 2016 में आपने बिहार स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पर एक नीति लाई थी, उस नीति के लिए भी आपने 500 करोड़ रुपया अलॉट किए थे। आज 2022 चल रहा है हिमांशु, 6 साल बीत गया और उस स्टार्टअप का जो पॉलिसी था, जो नीति था कि बिहार के जो युवा हैं, नए उद्यमी जो बनना चाहते हैं, उनके लिए 500 करोड़ रुपया लाया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसका 1 पैसा अभी तक खर्च नहीं हुआ है। मतलब जो 2016 में 500 करोड़ अलॉट किया गया, 1 रुपया भी उस फंड से खर्च नहीं हुआ है। अभी देखिए इसका एग्जाम्पल कहाँ मैं दूंगा, कोवर्किंग स्टूडियो पटना में है, काफी नामी गिरामी है, जहां पे कोवर्किंग स्पेस है, लोग अपने छोटे छोटे केबिन लेकर ऑफिस और रेंटल होता है। उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, प्रख्यात हैं उसमें, आलोक कुमार सिंह है, मेरे जान संपर्क के लोग हैं, मित्र आप कह सकते हैं उनको। उन्होंने अभी इंदौर में स्टार्टअप किया है, रांची में किया है, कई शहरों में किया। वो इस बात को फेसबुक पर लिख रहे हैं कि नीतीश जी 2016 में भी आप ही मुख्यमंत्री थे और जिस नेता के कहने पर जातीय जनगणना करवा रहे हैं वही नेता आपके सहयोगी थे, मतलब तेजस्वी यादव। 500 करोड़ रुपए कहाँ है? क्यों हम लोग को नहीं दिया गया स्टार्टअप? जो कि हम लोग बिहारी हैं, समस्तीपुर के हैं और स्टार्टअप करना चाह रहे थे, हमने अपना घर से पैसा लगा के स्टार्टअप किया। सवाल है। दूसरा आपको उदाहरण देते हैं, 2018-19 का जो वित्तीय वर्ष था हिमांशु, उस वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति के नाम पर जो अनुसूचित जाति जनजाति, जिसको दलित कहते हैं, उनके रहने के लिए जो हॉस्टल्स होते हैं उसके लिए 8,800 करोड़ का फंड अलॉट किया गया, लेकिन बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया यह कहकर कि कुछ टेक्निकल एरर है। तो आप जिसके लिए जनगणना करा रहे हैं, जिस अनुसूचित जाति जनजाति, दलित राजनीति और क्या क्या आप प्रलाप करते रहते हैं बार बार, उनके रहने के लिए, ताकि वो रह के पढ़ सके, उनको हॉस्टल उपलब्ध हो जाए, ठीक ठाक खाना उनको मिल जाए, गरीब घर के बच्चे हैं, उनके लिए जो 8,800 करोड़ था वो तो आपने दिया नहीं। और उससे पुल बनवा लिया, वो पुल जो हवा में उड़ जाता है। हाँ, ये भी मैं जोड़ने वाला था, उस पैसे से आपने पुल बनवा लिया जो पुल हवा में उड़ जाता है, और ये बात भी आपके जिला अधिकारी कहते हैं। तो बिहार की वही स्थिति है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर खाजा टके शेर भाजी, टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाला स्थिति है। कोई माई बाप नहीं है इस राज्य का, जिसको जो मन वो कर रहा है अपना हित साधने के लिए। बिहार की जनता भाड़ में जाए, किसी को लेना देना नहीं है। आप बताइए, आप किसके लिए कर रहे हैं जातीय जनगणना? सवर्णों के लिए तो नहीं कर रहे हैं, वो समृद्ध लोग हैं, वो अपना काम कर ले रहे हैं, उनके बच्चे IIT IIM और IIBA में जाकर पढ़ते हैं बाहर में, यूपी में और बेंगलोर से लेकर पुणे से लेकर सब जगह उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। जातीय जनगणना आप किन के लिए करवा रहे हैं? उसी समाज के लिए ना करवा रहे हैं जिसको आप कहते हैं कि 1000 साल से शोषित और पीड़ित है। तो उनके छात्रवृत्ति का 8,800 करोड़ कहां चला गया? कौन सा पुल बना जो हवा में उड़ गया वो पैसा? और अभी आप 500 करोड़ इस पे खर्च करने जा रहे हैं और 9 महीने का टारगेट दिया गया है। आप बताइए, अगर इसमें 9 महीने में पूरा नहीं हुआ उसके बाद, और कितनी तेजी से ये काम हो रहा है आप वो देखिए, कितनी तेजी से हो रहा है। परसों 1 जून को सर्वदलीय बैठक होती है, तमाम बिहार के नेता मौजूद रहते हैं और उस दिन ये बात तय हो जाती है, ये बिल पास हो जाता है, मतलब बातचीत में ही, कि चलिए अब जातीय जनगणना बिहार में करा लिया जाए। और 24 घंटे के अंदर 2 तारीख यानी कल शाम को आप बैठकर कैबिनेट से इसे मंजूरी दिलवा देते हैं। तो आपका प्रयास बहुत सही है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री से यह सवाल होगा एक पत्रकार के नाते, चूंकि हमारी अकाउंटेबिलिटी जनता की होती है, हम नेता को जवाबदेह नहीं होते हैं, हम जनता के लिए इस प्रोफेशन में, इस जॉब में आए हैं, जनता के हितों का बात करना ही हमारा सर्वोपरि धर्म है। तो हम जनता की तरफ से आपसे पूछ रहे हैं कि जिस 19 लाख रोजगार का आपने वादा किया था, जो आपके पार्टी के और आपके गठबंधन के मैनिफेस्टो में था, वो कहां चला गया? और क्या ये जातिगत जनगणना जो सरकार है वो बिहार की जनता से कोई प्लेबिसाइट कराया गया क्या? कोई रायशुमारी कराई गई थी क्या? कि बिहार की जनता से आपने घूम घूम कर पूछ लिया कि हाँ भाई आपको जातीय जनगणना? मैं दावे के साथ कह सकता हूं हिमांशु, अगर ये दूर सुदूर किसी गांव में चले जाएं और किसी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से बोले कि जातीय जनगणना हो रहा होगा, उनको पता भी नहीं होगा जातीय जनगणना क्या होता है। वो 2 जून, कल 2 जून था, वो 2 जून की रोटी के मोहताज हैं। समझिए इस बात को, उनको रोटी कपड़ा चाहिए भाई, वो नहीं है। बिहार सबसे गरीब राज्य है, सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। और अगर जातीय जनगणना करा रहे हैं तो आप गणना इस बात का भी कराइए कि आपके राज्य में और आपके पूर्व में जो नेता प्रतिपक्ष के पिताजी हैं लालू प्रसाद यादव, उनके राज्य में कितने लोग पलायन किए, उसकी भी गणना कराइए।
कितने मिल्स बंद हो गए जिसके चलते कितने हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए, उसकी भी गणना कराइए। एक चीज हम जिक्र करना चाहेंगे, 2020 के विधानसभा चुनाव में जब रोजगार की बात हो रही थी तब नीतीश जी ने कहा कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, लेकिन जातीय जनगणना कराने के लिए 500 करोड़ है, लेकिन लोगों को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टो में जो 19 लाख रोजगार था वो कहां चला गया, उसके लिए पैसा नहीं है आपके पास। छात्रवृत्ति देने के लिए, दलित छात्रों को हॉस्टल अलॉट करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, और जातीय जनगणना के लिए 500 करोड़। ये 500 करोड़ किसका पैसा है? ये यहीं के मजदूर किसान का टैक्स है, ये हमारा आपका टैक्स है, जो सैलरी हमें मिलता है उसे कट जाता है टैक्स, वो पैसा है, हर बिहारी का पैसा है भाई। और इस पैसे को आप यूज क्या कर रहे हैं? जातीय जनगणना। और एक बात और हिमांशु, जातीय जनगणना में अगर इनके मन मुताबिक आंकड़ा नहीं आया तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं होने जा रहा है, जैसे कर्नाटक में हुआ है और जगहों पे हुआ है। क्यों नहीं पब्लिश हुआ? क्योंकि इनके मन मुताबिक नहीं आया है। कल ही मैंने वीडियो किया था जिसमें मैंने आंकड़ा रख दिया था सामने, कई लोग उस पर निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, खासकर यादव समाज के लोग। भाई उस समय 3 करोड़ 30 लाख आबादी थी 1931 में, और 34 लाख अगर यादवों की आबादी थी तो कितने परसेंट होते हैं आप? 10% होते हैं। ये मैंने नहीं, अंग्रेज का किया हुआ डेटा है भाई। और ब्राह्मण अगर 21% है, मतलब 7-8% के आसपास, तो ये अंग्रेजों का आंकड़ा है। उस समय तो सरकार भी नहीं थी बिहार में, उस समय थोड़ा ना कोई बिहार में सरकार चल रही थी, वाइसरॉय हुआ करते थे। तो क्या मतलब है ब्राह्मण कितना है, यादव कितना है? वो जो आंकड़ा है वो पब्लिश कर दिया, और उसके क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। हम नीतीश कुमार के क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं उन पर सवाल उठा सकते हैं, अंग्रेजों पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। काम में वो बहुत राफ साफ रहे हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ पुल अभी तक चल रहा है, जिसपे कोयलवर पुल पे ऐसे भी अंग्रेज को यादव कितना है, भूमिहार कितना, उससे कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, देना नहीं था। तो यही मसला है कि बिहार में आम लोगों से बिना राय शुमारी किए, बिना राय परामर्श किए हुए ये काम किया जा रहा है, जल्दबाजी में किया जा रहा है, क्योंकि 23 मार्च के बाद 24 के लोकसभा का तैयारी शुरू हो जाएगा, समझिए। चलिए बहाली का सवाल आदेशपुरी से आप ले लीजिए। आदेश जी, जो जातीय जनगणना हो रहा है और इसको लेकर सियासत मची हुई है, एक श्रेय लेने का होड़ मचा हुआ है कि हमारे वजह से जातीय जनगणना हुआ, नीतीश जी दिखा रहे हैं, एक्शन मोड में आ गए। पूरे इस घटना को, जातीय जनगणना को लेकर जो राजनीति है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा बात जनगणना कराना था तो ये कहते हैं कि हमें वास्तविक स्थिति पता चलेगा तो विकास होगा। इतना दिन से SC ST का तो गणना चल रहा है हर एक सेंसस में, उनका कितना विकास हुआ है? उसमें कितना विकास हुआ कि उसमें से जातियों को उठा के आखिर जनगणना कराने के बाद इंदिरा साहनी का जो मामला 1999 या 95 में 93 या 95 में हुआ था, उसमें कहा गया था कि ये कराने के बाद अगर किसी की स्थिति अच्छी होती है तो उसको फिर से जनरल में या उसके ऊपर वाले में उसको ये किया जाएगा। तो आप SC ST का इतना दिन से चल रहा है, कितना योजना बना के आप कितने SC ST का कल्याण कर चुके, ये भी सरकार को जारी करना चाहिए। देखिए, आज जो है 21वीं शताब्दी चल रही है, और आपको बताएं कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है। बिहार में अभी ज़रूरत है कि भाई आप जनगणना करा लेंगे, पता चल जाएगा आपको कि कितना जाति है, कितना पिछड़ा है, लेकिन आप उसको इंगेज कहाँ करेंगे? केवल सरकारी योजना आप कराएं कि सरकारी योजना चलेगा, तो उसमें आप क्या देंगे? वही 5 किलो अनाज और खाते में 500,000 रुपया देंगे, इसके अलावा तो कुछ दे नहीं सकते हैं। आखिर उस जनसंख्या को इंगेज करने के लिए आप कर क्या रहे हैं? आपने क्या इंडस्ट्री खोला? आप जो 43% IAS का सीट खाली है वो नहीं भरा हुआ है, आपका BPSC में सीट खाली है वो नहीं भरा हुआ है, सिपाही में है, शिक्षक में है, हर एक फील्ड में आपका जो है सीट खाली है, तो उसमें तो आप नौकरी ही नहीं दे रहे हैं। आप 2019-20 के चुनाव में 19 लाख रोजगार का वादा किए थे, उसके लिए आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये जातिगत जनगणना कराने का फ़ायदा क्या है? देखिए, ये जो है इनका मंडल कमीशन का जो फार्मूला जो है उससे जितना इनको बजाना था वो लोग बजा लिए। अब ये इसके भी अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन देखिए मुझे लग रहा है कि अब आप सोचिए कि इसमें आप जातीय जनगणना कराने के बाद करेंगे क्या? सबसे मेन मुद्दा आता है आरक्षण का। ये जो है तब उसके बाद कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे कि जो 50% जो फिक्स किया गया है आरक्षण का दायरा उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें जनसंख्या जो तमिलनाडु का फार्मूला है 69% आरक्षण वाला वो इसको लागू किया जाएगा। तो देखिए ऑलरेडी बिहार में अगर आप आरक्षण जोड़िएगा तो वो 70+ कर गया है। भाई अब आप किस चीज़ में कितना घुसाइएगा? कहने का मतलब है कि या फिर से मान लीजिए कि आप जिस जाति को मानते हैं 286 जाति है बिहार में, OBC संवर्ग में जो है लगभग 200 के आसपास जाति आता है, कैसे आप उसको एडजस्ट कीजिएगा? क्या ये रहेगा? आप अपना आप ठीक है मान लीजिए आप जनगणना कराएं, यादव ज़्यादा आते हैं, कुर्मी ज़्यादा आते हैं, तो फिर तो उनके ही हाथों में सारा जाएगा ना। ऐसा तो नहीं ना है कि आप जो हैं कि और कोई जाति जो कम आता है संख्या तो आप उसको ज़्यादा
उसको ये देंगे, कैसे दे सकते हैं आप? एक सवाल है, आप रोजगार से जुड़े मसले को लगातार विवाद से उठाते रहते हैं। सवाल ये है कि जब जातीय जनगणना की बात हुई, आप 1 जून को जो है सर्वदलीय बैठक करते हैं, अगले दिन कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करवा देते हैं कि 500 करोड़ खर्च होगा और बाकायदा आप डेडलाइन देते हैं कि मार्च 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, 9 महीने में। लेकिन यहाँ एसएससी का एग्जामिनेशन हो, 7-7, 8-8 साल में रिजल्ट नहीं आया, बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, इसमें भी तो ओबीसी को आरक्षण है ना, उन लोगों को नौकरी नहीं देना है। तो क्या है कि इतना एक्शन मोड में आ रहे हैं लेकिन नौकरी देने के मामले में एक्शन मोड में नहीं है? देखिए, ये लोग को अपना सेटन, ये लोग का अपना बेरोजगारी का ये पैकेज है। ये जितने भी नेता हैं, ये खुद लग रहा है कि हम बेरोजगार हो जाएंगे आगे, या फिर हम 2024 या 25 का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, उसके लिए पैकेज निकाला गया है। ये कोई बिहारी लोगों के कल्याण के लिए नहीं है। बिहारी लोगों के कल्याण के लिए अगर रहता तो उसके लिए आपने बताया कि 8 सालों से परीक्षा चल रहा है, 6 लाख के आसपास पद खाली है, वहाँ कहाँ भरा जा रहा है? 27% आरक्षण दे सकते हैं ना, उनको आप एडजस्ट करिए, वहाँ पे आपके पास पैसा नहीं है। वही तो कर रहा है। सरकारी नौकरी से आप कितने को नौकरी दीजिएगा? आप मानिए जातिगत जनगणना करा लेते हैं, कितना होगा? मानिए हर एक साल आप बहुत ज़्यादा, ऐसा तो होता नहीं है, आप मानिए कि 50,000 सीट पर बहाली कीजिएगा, क्या 50,000 ही युवा रोज हर एक साल तैयार होते हैं बिहार में? उससे ज़्यादा तैयार होते हैं। उस सबको सरकारी नौकरी आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पर दूसरा सेक्टर जो है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, इंडस्ट्री को लगाना, फिर से आपको टूरिज्म को डेवलप करना, या जो भी मानव संसाधन के विकास के जो क्षेत्र हैं, उस पर तो कोई काम हुआ नहीं। आप बताइए ना, 20 साल में अगर शाहनवाज हुसैन आए तो उन्होंने एथेनॉल का फैक्ट्री लगाया, इसके अलावा नीतीश कुमार ने किस फैक्ट्री को लगाया या पुराने फैक्ट्री को जिंदा बनाए रखा या उसका पुनरुद्धार किया? कहते हैं कि लैंडलॉक्ड एरिया है। लैंडलॉक्ड, ये सब बहाना है। देखिए, ये सारा बिहार में पॉलिटिक्स चल रहा है, और इसमें नीतीश कुमार को 2024 में कैसे वो पीएम के उम्मीदवार बनेंगे, ये उनका है, और तेजस्वी यादव का है कि कैसे हम जो है बिहार के सीएम बने रहे और हमारा जाति जो है हमसे इंटैक्ट रहे। अगर इनकेस मान लीजिए कि जनगणना में आता है कि यादव का जनसंख्या कम हो गया, मानिए 8 या 9% ही हैं, तो क्या ये दावा छोड़ने के लिए तैयार होंगे या फिर ये उतने पर संतुष्ट रह जाएंगे? देखिए, यहाँ पर जो है ना खेल चल रहा है, केवल बिहार को जाति में ही बांट के रखो। ये जो जितने भी दबे कुचले वंचित ये सब जो सब प्रयोग करते हैं, अगर ये ही खत्म हो जाएगा तो ये पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? ये पूरा का पूरा केवल खेल हो रहा है बिहार में। 2020 के बाद नीतीश कुमार केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और सबसे बुरा बात है कि बाकी दोनों जो बड़ा दल है, आरजेडी और बीजेपी, इनका पिछलग्गू बना हुआ है। जो ये चाह रहे हैं, जिधर ये घुमा रहे हैं उधर ये घूम रहे हैं। शराबबंदी देखिए आपने, शराबबंदी करके इतना अरबों रुपया फूंक दिया, अभी भी रोज बिहार में शराब लाखों करोड़ों के पकड़ा रहे हैं, कोई इस पर ये नहीं है। कितने लोग गिरफ्तार हो गए, कितने लोग जेल में हैं, हाई कोर्ट में जो है वो मामला लदाया हुआ है। 70% तो वही दलित समाज के लोग जेल में बंद हैं, जिसके आप रहनुमाई हैं। देखिए, इसमें दलित और ओबीसी सबसे कुछ से मतलब नहीं है, किसी को भी किसी से मतलब नहीं है। इतने रहनुमा है तो नीतीश कुमार कहें कि 16 साल हम मुख्यमंत्री रह गए, अब दूसरे को मौका देना चाहिए, उसके लिए क्या तैयार होंगे? वो उसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। क्या कभी लालू यादव तैयार होंगे कि उनके बेटे के अलावा कोई दूसरा यादव बिहार का सीएम बन जाए, आरजेडी बना दे? कभी तैयार नहीं होंगे वो। तो ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपना जो इनका जातीय आधार जो टूट रहा है, जो जितने भी क्षेत्रीय दल थे, जिस वादे को लेकर सत्ता में आए थे हर एक राज्य में, वो लोग कभी पूरा नहीं किया। अपने परिवार को बढ़ाया, करोड़पति बना, अरबपति लोग बना, फैमिली वाले को सेट कराया। जनता इस बात को समझने लगी थी, तो एक नया इन लोग को पेच में फंसाना है। और देखिए, जब भी कोई गणना होता है, मंडल कमीशन लागू हुआ, पूरे देश का राजनीति बदल गया। जातिगत जनगणना हो सकता है कि ये ला रहे हो कि हमको इसका श्रेय मिलेगा, ये भी हो सकता है कि इससे कहीं नया एक राजनीतिक ये पता ना हो जाए, इनका राजनीतिक जो जमीन है वही ना खिसक जाए। तो ये है बड़ा डेंजरस, ऐसा नहीं है। और दूसरा चीज, आप जाति के आधार पर कर रहे हैं, तो इसमें तो भाई किसी को पता चलेगा कि हम कम हैं, हम ज्यादा हैं, तो ये तो ज्यादा ये असुरक्षा का भी तो भावना आएगा ना, इसमें ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का भी भावना आएगा। क्योंकि बिहार खुद जातीय हिंसा से प्रभावित रहा है, बड़ा मुश्किल से ये जातीय हिंसा जो है बिहार में रोक लगा हुआ है, फिर इसे जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। अब जाति के आधार पर होगा, सब जगह जाति जाति बात चलेगा। कहने का मतलब है कि भाई आप संविधान में धर्मनिरपेक्ष डाले हो, धर्मनिरपेक्ष का मतलब केवल मुसलमान और हिंदू में ही थोड़े रहता है ये करना। धर्मनिरपेक्ष में धर्म के अंदर भी बहुत सारा आता है कि किसी पंथ को हम प्रश्रय नहीं देंगे, किसी जाति को प्रश्रय नहीं देंगे, लेकिन ये सारा खेल ही संविधान के खिलाफ चल रहा है। दूसरा चीज, ये केंद्र का मसला है, ये काम कराना राज्य का है ही नहीं, आप सर्वे के नाम पे करा रहे हैं।
ये राज्य जो है, ये आखिर कर्नाटक किसने क्यों जारी नहीं किया? देखिएगा, ये जनगणना 31 मार्च 2023 तक पूरा नहीं होगा। इसके नाम पर ये लोग राजनीति करेंगे, इस पर खेल होगा। इसमें बहुत सारा पेच अभी आ गया ना बाकी है। चलिए, मैं एक सवाल में पूछ लेता हूँ जी, मुझे ये लग रहा है कि क्या लग रहा है तेज यादव जो क्रेडिट ले रहे हैं कि आरजेडी के प्रेशर के वजह से जाति जनगणना हो रही है, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से एमएलसी को टिकट देना हो, जहां 50% सवर्णों को टिकट दिया, क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम दलितों के और पिछड़ों के रहनुमा हैं? क्योंकि ये आरोप लग रहा है कि आप सवर्णों के पक्ष में चले गए हैं। ये सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, उनके पिताजी भी यही काम करते थे। जैसा आदेश भैया ने बताया भी, आदेश पुरी ने बताया भी कि जातीय जनगणना का कुल मतलब जो है वो राजनीतिकरण है। देखिए 23 में इसका रिजल्ट देने के बाद हो रहा है कि 23 में हम रिपोर्ट पब्लिश कर देंगे, 24 में लोकसभा है और 25 में विधानसभा है। क्रेडिट लूटने का होड़ मचेगा। अभी देखिएगा भाजपा भी आएगा इसमें, तेजस्वी यादव अकेले नहीं है, भाजपा भी कहेगा भाई मोदी कल आए थे, आए गए। भाजपा भी खुलकर कहेगी इस बात को कि भाई हम तो साथ दिए आपका, हम तो ओबीसी के लिए ही काम करा दिए ना, तो हम तो खिलाफत में खड़ा होते तो अब कर ही नहीं पाते। सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, हम सांसद हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो इस तरह का मामला उठता है। एक देखिए मेरा जो कहना है, मैं जो बात कहना चाह रहा था कि आप केरल का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप चंडीगढ़, गोवा या फिर पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, ये डेवलप स्टेट है भारत के, जो बहुत विकसित राज्य कहलाते हैं। पंजाब का आप बात कर लीजिए, महाराष्ट्र का बात कीजिए ना भाई, महाराष्ट्र का जीडीपी बिहार से 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। वहां करीब बहुत मतलब बड़ा जीडीपी है वहां पर। इन राज्यों में क्या जातीय जनगणना हुआ है? केरल में क्या जातीय जनगणना हुआ है? वहां तो कभी भाजपा की सरकार भी नहीं रही है, वहां शुरू से लेफ्ट का ही दबदबा रहा है आज तक। तो बताइए कि केरल में बिना जातीय जनगणना में 96% लिटरेसी आ जाता है। केरल के आप सरकारी स्कूल में चले जाइए, पटना के कोई प्राइवेट स्कूल नहीं मिलेंगे उसमें, सेंट्रली एसी हॉल है, सेंट्रली एसी क्लास चलते हैं, सारा वहां पर टेक्निकल इतने डेवलप है वहां के स्कूल कि पटना बिहार का कोई प्राइवेट स्कूल, चाहे वो जीडी गोयनका हो, चाहे कोई भी स्कूल हो जो बड़ा स्कूल कहलाता है पटना का, नहीं मिल पाएगा उसमें। वहां कौन सा जातीय जनगणना हुआ था कि उस राज्य की 96% आबादी पड़ गई। अब 96% में सब सवर्ण तो होंगे नहीं, अधिकतर वही होंगे अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी लोग होंगे, जो केरल के होंगे, जो मलयालम के लोग होते हैं। तो आप सोचिए ना कि केरल जब डेवलप कर सकता है, पंजाब जब डेवलप कर सकता है, हिमाचल प्रदेश जब डेवलप कर सकता है, महाराष्ट्र जब डेवलप कर सकता है, तो बिहार जो सबसे पिछड़ा राज्य है, जिसके पास पैसा का दिक्कत रहता है और विशेष राज्य का दर्जा मांगा जाता है, उस राज्य में किस बात का जाति की जनगणना करा रहे हैं? उससे क्या हो जाएगा? सवाल यही है कि जब आप 70 सालों में 75 सालों में यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय लोग, जितने भी लोग हुए माननीय लोग, वो इसका डेवलपमेंट नहीं कर सके और 90 के बाद लगातार गिरते चला गया ये राज्य हर एक स्तर पर, चाहे वो बौद्धिक स्तर हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर, स्वास्थ्य का मामला देख लीजिए, शिक्षा किसी मामले में देखिए, वहां जाति का जनगणना कराना, अगर हम इसे राजनीति ना समझे तो और क्या समझे? आप बताइए, इसको हम अगर राजनीति नहीं समझे तो क्या समझेंगे? अगर जातिगत जनगणना से उतना ही फायदा होता तो केरल में हो गया होता ना, महाराष्ट्र में हो गया होता, सभी राज्यों में हो गया होता कि भाई इससे देश अचानक से राज्य जो है बहुत डेवलप हो जाएगा। हम अचानक से सारा बजट जो है वो एकदम हिस्सा में बांट के एलोकेट कर देंगे कि चलिए एससी के लिए इतना बजट, एसटी के लिए इतना बजट, ओबीसी के लिए इतना बजट, BC2 के लिए इतना बजट कर देंगे। उससे क्या होने जाने वाला है? ये पूरी तरीके से जातिगत जनगणना जो है वो 2024 को ध्यान में रखते हुए, और अंतिम में देखिएगा इसका बंदरबाट होगा, सब पार्टी क्लेम करेगा। हो सकता है मोदी जी भी दिल्ली से आके कह दे कि हम फोन कर दिए थे करवाने के लिए यहाँ पर। ये भी होने वाला है बिहार में, क्योंकि 24 का लोकसभा है और लोकसभा में खुद को आदेश पुरी ने बताया, सही बताया कि ये खुद को पीएम की तरह दिखाना चाह रहे हैं। इनके संसदीय बोर्ड के बैठक में पास हो जाता है पीएम मटेरियल, तो ये सारी तैयारी उसी को लेकर है। और देखिएगा ये भी हो सकता है कि बिहार में अगर ये सक्सेसफुली करा ले, चांस कम है लेकिन अगर करा लेते हैं नीतीश कुमार, तो इसके बाद इसको ये राष्ट्रीय मुद्दा भी बनाएंगे। राष्ट्रीय मुद्दा। और दूसरा चीज मैं आपको बता दूं कि जातीय जनगणना बिहार में नहीं होगा, ये देख लीजिएगा, बीजेपी ही नहीं होने देगी। अच्छा, क्या तर्क है? क्या तर्क है देख लीजिएगा कि देखिए जातीय जनगणना होगा तो इससे नुकसान जो है बीजेपी को ही होगा, और इससे जो है बीजेपी को डर है 2024 के चुनाव में एक जो वो हिंदुत्व का मुद्दा रखे हुए है उसे जाति के आधार पर ये जो है तोड़ेंगे। लेकिन कल सुशील मोदी आके कहे कि हम तो कभी विरोध में रहे ही नहीं। वो कुछ ऐसा बीच में कांड होगा कि ये सारा मामला जो है धरा का धरा रह जाएगा। अब देखिए बिहार में जातिगत जनगणना नहीं होने जा रहा है, अगर होगा भी तो इसका रिपोर्ट पब्लिश नहीं होगा, इसके नाम पर केवल पॉलिटिक्स होगा, बस जो चल रहा है वही चलेगा। आप सोचिए ना आप कि भाई कैसे आप न्याय कर पाइएगा? जो ज़्यादा संख्या रहेगा वो ज़्यादा हिस्सेदारी मांगेगा,
जिसका कम रहेगा उसको आप कहाँ से देंगे? 100 सीट है, अगर उसमें रिजर्वेशन है, बहुत सारा ऐसा जाति है, केवट है, निषाद है, फिर से बिंद है, ये सब है, आप उसको कितना सीट दीजिएगा? उसका तो परसेंटेज पॉइंट में भी आता है। आप अगर जनसंख्या को बांट दीजिएगा, ठीक है, मानिए कि ओबीसी का जो है वो दायरा जो है 27 से बढ़ के 60% हो जाएगा, लेकिन 60% 60 सीट में अगर मानिए कि यादव जाति ज़्यादा है, कुर्मी जाति ज़्यादा है, सब परसेंटेज जोड़िएगा तो बाकी जो जातियां हैं बिहार की, धानुक है और सारा ओबीसी में बहुत सारा जाति है, उसको तो एक भी सीट नहीं मिलेगा। क्या ये तैयार होंगे कि ठीक है धानुक समाज कम है, कुर्मी से संख्या कम है, उनका विकास नहीं हुआ है, तो इनको कुर्मी से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाए, ज़्यादा सीट दिया जाए, इसके लिए तैयार होंगे ये? नीतीश जी जो कहते हैं कि हम पूरे दलित समाज का ओबीसी का रहनुमा है, तो फिर ये आरोप भी तो लगता है ना कि कुर्मी समाज को आपने ज्यादा प्रश्रय दिया है, कोई कहीं राज्य का होता है उसको आप सचिव बना देते हैं, ये आरोप लगता है कि तमाम बड़े पदों पे आपने अपनी जाति को भर दिया है। फिर तो वही बात है ना कि आप जाति के अपने इससे बाहर नहीं है तो दूसरे के साथ कैसे न्याय कर पाएंगे? आप SC ST का होता है गणना हर एक सेंसस में, उसमें आपने क्या कर दिया SCO के लिए और ST के लिए कि ऐसा हम मानते कि उनको बाद में कहा जाता कि ना इनको आरक्षण का लाभ मिल चुका और ये इनका जो सामाजिक जो उद्धार है हो चुका, अब इनको जरूरत नहीं है। कितना दलित का कल्याण हो पाया है बताइए? आज भी जो है वो जो पासवान जाति से है आज भी उनकी स्थिति खराब है, जो चमार जाति से उनकी आज भी स्थिति खराब है, जो डोम जाति से है उनकी स्थिति आज भी बदतर बनी हुई है। कोई उनको राजनीतिक, आप बताइए ना कितने डोम जाति से बिहार में ये हैं विधायक हैं, आप देख लीजिए SC ST में। और सबसे पहले तो नीतीश कुमार को ये देखना चाहिए कि ये नौकरी जो दिए हैं, जितना नौकरी दिए हैं उसमें कितना कितना लोग काम करता है, पहले तो उसका सेंसस कराएं। हो सकता है कि ओबीसी का परसेंटेज जो है वो 27 से ज्यादा हो सकता है कि वो 60% ज्यादा। मैं आपको एक चर्चा करता हूं, एक पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने सबसे पहले BMP में कराया कि यहाँ पर क्या जातीय का हिसाब है। वहां पर देखा गया कि जनरल का जितना संख्या है उतना संख्या में वो है, ओबीसी अपने संख्या से दोगुना काम कर रहा है और EBC जो है वो आधा है और SC ST में 9 के बराबर लोग हैं। तो फिर सबसे पहले तो नौकरी में आप देखिए कितना आप दिए हुए हैं, नौकरी में कितना लोग का कल्याण हुआ, ये आपको देखना चाहिए। देखिए ये जातिगत जनगणना जो है वो बिहार को फिर से 50 साल पीछे ले जाने की साजिश है। यहाँ के लोगों को जात पात में ही रख के अपना ये कर। आखिर नीतीश कुमार है कौन? उनका पहला पहचान सोशल इंजीनियर, इंग्लिश में सोशल इंजीनियर बोला जाता है, जातिवादी नेता है, इसका हिंदी यही हुआ। लालू यादव क्या है? क्या वो अपने विकास मॉडल पर कभी चुनाव लड़े हुए हैं? आज तक उनका एक रैली कोई बता दे, एक लाइन बता दे कि वो कभी बोले हो कि हम चुनाव जीत के आएंगे तो हम इनके लिए ये करेंगे। केवल नाटक नौटंकी जोकराई यही करना है उनको, और एक रैली में यही करना है। उनके बेटा क्या सीखे उनसे? यही सीखे कि जात जात में ये करो, लड़ो, लड़ाओ, इसका समीकरण उसका समीकरण और अपना शासन करते रहो। क्या किए ये 15 साल में बिहार में, और किस आधार पर ये कहते हैं कि डेवलपमेंट होगा? कितना यादव का कल्याण हुआ? कितना यादव के लिए जो है 15 साल में ये योजना चलाए हैं, ये बता दे हमको। एक भी योजना जो हो यादव जाति के लिए चलाए है 15 साल शासन करके, या मुसलमान के लिए चलाए हो या दलित के लिए चलाए हो तो मैं मानूं। पहले एक भाषण में भी उन्होंने बोला है आज तक मैनिफेस्टो क्या होता है, कोई 2020 में तेजस्वी ने बताया। उससे पहले मैनिफेस्टो क्या होता है कोई राजद वाले जानते हैं, लालू यादव जानते हैं कि मैनिफेस्टो में क्या है उनका? केवल सामाजिक न्याय बोल देने से ये कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि लालू यादव की 1990 में आए तो इनसे दबे पिछलों को बोलने का जो है शक्ति मिला, आवाज दिए। आज महाराष्ट्र में भी चले जाइए, आज राजस्थान में भी चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, सब कोई बोलता है। उसको कौन दिया? देखिए एक समय था, मंडल के बाद एक परिस्थिति आया, वो समय आया, अब लिबरलाइजेशन आया, सब कोई शहरीकरण बढ़ा, ये सब हुआ तो उसका प्रभाव पड़ा और ऑटोमेटिक विकास हुआ लोग का। ये कोई नहीं है बिहार में ये दिए तो दूसरे राज्य में कौन दिया? ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब केवल बोलने की बात है। और सारा कोई जानता है कि लालू यादव अपने समय में कुछ नहीं किए थे, वो सिवाय जो है वो जातियों में आपस में लड़ाने के अलावा। तो ये जो है ये फिर से जब उसी काठ की हाड़ी को दोबारा रखने का प्रयास है, और काठ की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ता, ये इन लोगों के लिए खतरनाक होगा इस बार। चलिए, तो जातीय जनगणना 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर है, जहां आने वाले वक्त में जब लोकसभा चुनाव होगा तो जातीय जनगणना को एक मुद्दा बनाया जाएगा। तो आपको हमारी ये चर्चा कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।